Communities, countries, and ultimately the world is as strong as the health of the women. We at Udaipur Colors in our health and wellness segment are in conversation with a renowned gynecologist of the city, Dr. Monica Sharma Khandelwal. She's done her MBBS and MS from R&T Medical College, and for her further fellowship and advanced training, she's gone to the top universities of the world. Like for gynec laparoscopy, she has done it from Kiel University, Germany, and for artificial reproductive technology, fertility and IVF, she's done it from NUH, Singapore. She's also worked with the top-notch hospitals of the country and learned from the best doctors of India. With this vast experience, knowledge and expertise, she has set up Sparsh Women Hospital, The Healing Touch. So let's know her hospital and some of the facilities it provides even better. So this was Sparsh Hospital. Thank you so much, Dr. Monica, for joining us today. It is indeed my pleasure to have a conversation with you. Thank you, Archana. So मैम, सबसे पहले मेरा यही सवाल था कि आज के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में nearly 80% women are going through some sort of hormonal imbalance and unfortunately उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है. So मैं आपसे जानना चाह रही थी कि some of causes क्या है of this hormonal imbalance specifically at the reproductive age? Right. So basically, Archana, hormonal imbalance is a vast term. As you said, especially you are asking about the reproductive age group. Right. So reproductive age group में भी hormonal imbalance असंतुलन के जो है वो कई सारे कारण होते हैं. अगर हम मोटे तौर पे बात करें, जैसा पब्लिक अभी अवेयर भी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि अभी पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है पहले के कंपैरिजन में. तो मोटे तौर पे हम बात करें तो ओवेरियन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, प्रैक्टिकली सभी आजकल PCOS के बारे में जानते हैं. ओवेरियन सिस्ट है, इसके अलावा कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे बॉडी में ईस्ट्रोजन कम बनता है. तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है मेडिकली अगर हम बात करें तो बॉडी में देते हैं. और उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर वर्कअप हम करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं. बड़े सिंपल छोटे छोटे ब्लड टेस्ट हैं, सोनोग्राफी जैसे इमेजिंग स्टडीज़ हैं, बड़े इजीली आजकल अवेलेबल हैं. उनके साथ में इसके कारण जो है मेडिकली क्या रीजंस हैं वो हम देख सकते हैं. जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, जैसे हम बात कर रहे थे कि पता कैसे चलेगा, तो एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल सा सिम्टम होता है जो किसी भी लेडी का जो एक हार्मोनल साइकिल होता है जिससे मेंस्ट्रुएशन जुड़ा होता है, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर अनियमितता, इरेगुलरिटी है, सो दैट इज जनरली अ फर्स्ट सिम्टम जिससे हमको ये पता चलता है कि कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. मैम, मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपके कॉग्निटिव हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा टोल प्ले करते हैं. स्पेशली आपको नींद नहीं आएगी, आप टायर्ड हमेशा रहेंगे. सो मैम, क्या वुमेन को ऐसे सिम्टम्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए? हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कई बार सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज, जनरल स्ट्रेस की वजह से भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, और या फिर वाकई में कोई ऐसा डिजीज अंदर बॉडी में
चल रहा है, और कभी कभी दोनों चीज़ें साथ में देखी जाती हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकल हेल्थ इट इज़ ऑलवेज देयर, यू नो 40 to 50% केसेस में जो मैं देखती हूँ मेरे पेशेंट्स में, एक्चुअली साइकोलॉजिकल इश्यूज कहीं ना कहीं प्ले करते हैं. Right. So ma'am, what are some of the treatments that is done for hormonal imbalance, especially at the reproductive age? हाँ, जैसे तो मेडिकल साइंस इतना अभी डेवलप हो चुकी है कि प्रैक्टिकली हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है. बहुत बेसिक ट्रीटमेंट से लेके हम बात करें तो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट तक पूरा का पूरा एक रेंज अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए, राइट. तो अगर थायराइड इश्यूज हैं तो थायराइड के लिए ट्रीटमेंट है, अगर PCOS है तो PCOS के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. देन देयर आर वेरी लिटिल काइंड ऑफ मेडिकेशंस विच आर नॉन हार्मोनल, जिसमें कोई हार्मोन नहीं है. जनरली एक सबको क्या एक धारणा रहती है, सबके मन में एक चीज़ रहती है, संशय रहता है कि पिल्स लेना पड़ेगा, हार्मोन्स लेने पड़ेंगे, उनके साइड इफेक्ट्स होंगे. तो ऐसा नहीं है. PCOS या इस तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए देयर आर नॉन हार्मोनल ऑप्शंस अवेलेबल. उसके बाद में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं. अगर उससे रिलीफ ना मिले तो देन अगर इस तरह का प्रॉब्लम है कि मेडिकल मैनेजमेंट को भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हमारे पास में सर्जरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और जैसा कि हम सभी जानते हैं सर्जरी भी अब उस फॉर्म में नहीं है कि कोई हम मेजर सर्जरी कर रहे हैं. इट्स अ मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी व्हिच इज अवेलेबल, राइट, जिसको हम शायद लैप्रोस्कोपी कहते हैं. एग्जैक्टली, राइट. एंड सो मैम, मैं एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा और जानना चाह रही थी, क्योंकि जब भी सर्जरी की बात होती है, मैं खुद सर्जरी शब्द से आई थिंक 90% लोग डरते हैं. तो मुझे कुछ इसके बारे में बताइए, बिकॉज इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ की होल सर्जरी. आपने नाम दिया मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, सो आई वांट टू नो अ लिटिल अबाउट इट. राइट. एंड स्पेसिफिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस में इसके कैसे इसको यूज किया जाता है? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें या हम यूट्रस और ओवरी के लेवल पर कुछ और प्रॉब्लम्स बोलें, जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं, दीज आर वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स. या फिर जो इनके साथ में जुड़ी हुई प्रॉब्लम फर्टिलिटी की, जनरली निसंतानता से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो सब ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. तो लैप्रोस्कोपी की अगर हम बात जहाँ पर करें तो लैप्रोस्कोपी कन्वेंशनल सर्जरी, जो ओपन सर्जरी जो इतने सालों से हम करते आए हैं, उसके कंपैरिजन में एक बेटर चॉइस है. एक तरह से मैं बोलूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ बून टू विमेन हेल्थ, राइट. क्योंकि क्या होता है कि उसमें आप इतना छोटा सा एक 1 सेंटीमीटर का कट देते हो, जैसा हमने नाम दिया मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी. तो जो सबसे बड़ा कट है वो भी 1 सेंटीमीटर का है, जहाँ से अंदर स्कोप जाएगा, दूरबीन जाएगी. तो उसके जरिए हम करीब करीब सारे ही गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस, सारे यानी 100% गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस जो हैं वो लैप्रोस्कोपी के जरिए डील की जा सकती है. तो लैप्रोस्कोपी का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि पेशेंट को ये फील ही नहीं होता कि एक्चुअली उसका कोई सर्जरी हुआ है, उसका कोई ऑपरेशन. अंदर चीज पूरी होगी, अंदर सब कुछ होगा, लेकिन it is as effective but cosmetically it is actually more effective than conventional surgeries because we are using very fine instruments, inside. तो वो सर्जरी इतना टिश्यू लेवल पे इतना फाइन मैनर में होता है कि उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है. तो छोटा इंसिजन हो गया, अंदर माइक्रो सर्जरी हुआ, तो टिश्यू रिकवरी फास्ट हो गई. ब्लड लॉस प्रैक्टिकली पेशेंट को होता ही नहीं है, और कॉस्मेटिकली भी तो इसके एडवांटेजेस हैं. एक्चुअली कॉस्मेटिक ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली इन यंग फीमेल्स, राइट. एंड व्हेन सम फीमेल्स दे आर अनमैरिड, देन सोशली हमारा इस तरह का हम लोगों का एक माइंडसेट है कि अनमैरिड लड़की को अगर सर्जरी करना है, बिकॉज बड़े ओवेरियन सिस्ट, tumors, fibroids, they are even very common in unmarried girls also. Absolutely. तो then parents are very concerned कि अभी शादी नहीं हुई लड़की की, उससे पहले अगर सर्जरी के लिए जाना है. तो जब हम उनको इस तरह की ये वाले ऑप्शन जब ऑफर करते हैं तो वो इसको बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि एक छोटे से इंसिजन के जरिए जो है वो पूरा सर्जरी जो है, मतलब अगर मैं अपने पेशेंट्स में बात करूँ तो एक 18 साल की अनमैरिड लड़की को मैंने 20 सेंटीमीटर का ओवेरियन सिस्ट जो है वो रिमूव किया था. एंड शी वॉज कमिंग फ्रॉम पुणे, शी वॉज डूइंग हर इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे, just started first year. एंड आज अगर मैंने उसको इवनिंग में जैसे ऑपरेट किया है 5 बजे, तो अगले दिन शाम को 5 बजे मैंने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी. राइट. एंड मैम, इनफैक्ट वेरी रिसेंटली शायद मैंने आपका कोई आर्टिकल पढ़ा था इन द न्यूज़पेपर वेयरइन, जहाँ पे आपने किसी एक लेडी के अगेन ट्यूमर निकाला था, एंड दैट वाज क्वाइट बहुत बड़ा ट्यूमर था. तो आई वांट टू नो अ लिटिल अबाउट दैट, नॉट टू श्योर ऑफ द डिटेल्स बट आई डू रिमेंबर आपका नाम पढ़ा था मैंने. राइट. सो इट वाज बेसिकली अ ट्यूमर व्हिच इज जनरली नोन एज फाइब्रॉइड. हाँ, अगर हम ट्यूमर
ट्यूमर की बात करते हैं तो जनरली एक माइंडसेट ऐसा है पब्लिक का कि वो उसको कैंसर की तरह से लेते हैं। राइट। सो ट्यूमर्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं, तो फाइब्रॉइड जो है वो सबसे कॉमन नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो इस पर्टिकुलर केस की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें एक करीब 1 kg की फाइब्रॉइड की गांठ यूट्रस के अंदर थी, 1 किलो, एंड द लेडी वॉज इनफर्टाइल। शी वॉज यंग, तो अभी तक उसको बच्चे थे ही नहीं। तो हमारा एम ये था, मेरा एम ये था कि मैं किसी भी तरह से यूट्रस को कंजर्व कर पाऊँ ताकि उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी जो है वो प्रिजर्व रहे। सो हमने लैप्रोस्कोपी के जरिए वो 1 किलो का फाइब्रॉइड निकाला। अब मन में एक सवाल आता है कि जब आपने 1 किलो का फाइब्रॉइड अंदर निकाल तो दिया, तो आप 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से, छोटे से कट से उसको बाहर कैसे निकालेंगे? सो उसके लिए हमारे पास में मॉर्सेलेटर नाम की एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, ओके। एंड इट इज अ काइंड ऑफ मोटर जो अंदर उसको, जैसे चिप्स निकलती हैं आलू की, है ना, आप चिप्स मान लीजिए, उस तरह की चिप्स या रिबन फॉर्म में बेसिकली हम बोलें तो रिबन फॉर्म में उसको कट करके और फिर उसको बाहर निकाल लिया गया और यूट्रस जो है वो वापस स्टिच कर दिया गया और एज सच उसको यूट्रस को कंजर्व करके छोड़ दिया गया। तो ये एक इस तरह की सर्जरीज को करने में हमको बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत, कहने वाली थी कि एज अ वुमन आपके लिए कितना सेटिस्फाइंग होगा एक्चुअली, यू आर एबल टू हेल्प अनदर वुमन एक्चुअली। और फर्टिलिटी प्रिजर्व करना इट्स वेरी सेटिस्फाइंग हमारे पार्ट पे। दो इट वाज अ डिफिकल्ट सर्जरी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि 1 kg फाइब्रॉइड इट्स अ बिग थिंग, बट वी कुड डू इट। मैम, ऐसे इस तरीके की आपने बहुत सारी सर्जरीज करी है विच हैव बीन पब्लिश्ड एंड ऑब्वियसली इट्स अ फेदर इन योर हैट एंड ऑल्सो फॉर द सिटी। तो मैं कुछ एक और ऐसी कोई सर्जरी के बारे में जानना चाहूँगी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी एंड यू वर एबल टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ दैट वुमन। राइट, समटाइम्स द थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन आपको कुछ चीज़ें बहुत चैलेंजिंग लगती हैं। कभी कभी हमारे लिए वो चीज़ें उतनी करने में टफ नहीं होती सर्जरी, लेकिन पेशेंट को बहुत परेशान कर जाती है। जैसे ऐसा ही केस मैं आपको शेयर करूं, इट वाज अ पेशेंट कमिंग फ्रॉम MP एंड शी वाज हैविंग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब है पेशेंट कंसीव तो करती थी, हाँ, मिसकैरेजेस। पेशेंट कंसीव करती है, 1 महीना 1.5 महीना कुछ उसका थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद में वो सडनली वापस उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि कई बार यूट्रस के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर की तरफ प्रॉब्लम्स होती है, जो जनरली सोनोग्राफी से भी मिस हो जाती है। वो छोटी पॉलिप या रसौली फॉर्म में हो सकती है, छोटे फाइब्रॉइड हो सकते हैं, और कभी कभी अंदर क्या होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हम जिसको बोलते हैं, यानी बर्थ से ही यूट्रस जो है वो अंदर से एब्नॉर्मल है। है ना, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि अंदर एक पर्दा, एक दीवार जैसी चीज होती है जो यूट्रस को 2 भागों में बांट के रखती है। तो अंदर एक जो होता है, एक रूम जो मिलना चाहिए फीटस को अंदर रहने के लिए, वो स्पेस अंदर मिलता नहीं है, तो वो कभी भी वो फीटस डेवलप नहीं हो पाता, डेवलप ही नहीं हो पाएगा, तो उसमें मिसकैरेज हो जाएंगे। उसमें प्रॉपर इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, या अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो अंदर इतना स्पेस नहीं मिला। तो इस वाले इन तरह के केसेस में क्या होता है कि जैसे अगर पेशेंट रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, पेरीफ्रीज में हैं, इवन अगर सिटीज़ में भी, तो कई बार सोनोग्राफी पे भी नॉर्मल रूटीन 2D सोनोग्राफी जो, उस पर कई बार ये चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं। तो ऐसे वाले कंडीशंस में हम पेशेंट को हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। जैसे हमने बात की लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी में दूरबीन या स्कोप जो है वो पेट में जाता है। हिस्टेरोस्कोप में वो जो स्कोप है, वो जो नेचुरल पैसेज है उसके जरिए हम अंदर लेके जाते हैं, अंदर ऊपर पेट पे कोई स्टिच नहीं आता है, और सीधा अंदर दूरबीन को घुमा के यूट्रस का अंदर का जो एरिया है, जो रूम है, वो हम देखते हैं। तो वहां पर हमको कई बार पता चलता है कि इस तरह की चीजें अंदर हैं। और फिर उसको इस पर्टिकुलर पेशेंट की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको अंदर पूरा का पूरा एक यूट्राइन सेप्टम था। इट वाज अ कंप्लीट यूट्राइन सेप्टम। अगर हम आम भाषा में बात करें तो एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर था, उसको हमने कट किया। और इस तरह की सर्जरीज में कभी कभी हमको 2 सिटिंग में करना पड़ता है। पेशेंट को काउंसलिंग करने के बाद में मैंने उसको 2 सिटिंग में ऑपरेशन किया। फिर उसके साथ में उसको बाद में कुछ और फर्टिलिटी इश्यूज भी थे, कुछ हस्बैंड का भी प्रॉब्लम था, तो फिर देन आई डिड द IVF इन दिस केस एंड नाउ शी इज रनिंग विद अ हेल्दी 7 months प्रेगनेंसी। वाओ, दैट्स सच अ वंडरफुल स्टोरी। आई मीन सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, सुन के बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है। तो इस तरह के केसेस कई बार होते हैं जो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। राइट, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक एज अ वुमन आई डू नो कि फर्टिलिटी की जब पॉइंट की बात आती है तो women do go into massive depression, especially after miscarriage, PTSD बहुत कॉमन होता है उसके बाद। एंड अब मुझे कई बार लगता है आई थिंक दीज मेडिकल एडवांसमेंट से वो एक
एक जो जेन्युइन हैप्पीनेस होती है आप वो ला सकते हैं फॉर दीज विमेन। हमारी सोसाइटी में अभी भी बात करें अर्चना, साइकोलॉजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल इश्यूज तो हैं, बट मोस्टली विमेन जो है वो इस पॉइंट को जो है वो सप्रेस करके रखती हैं। अपने बारे में तो वो बहुत लास्ट में सोचती हैं, लेकिन फैमिली जो हमारा सोशल जैसा स्ट्रक्चर है तो उसमें बहुत तरह का स्ट्रेस जो है एक लेडी के ऊपर आता है। अभी तक भी निसंतानता बोलें या इस तरह के रिकरेंट अगर हम प्रेगनेंसी, वो अभी तक भी एक तरह से एक टैबू की तरह से लिया जाता है। इनफैक्ट मैम मैं आपसे एक एग्जाम, मेरी खुद की अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज माई एज इन हर 30s, एंड जब उसकी शी वाज ट्राइंग, आई मीन बोथ ऑफ देम वर ट्राइंग, शी वाज ट्राइंग टू कंसीव, एंड इवेंचुअली वो बहुत समय तक उसको रेकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे थे, बट समहाउ शी हैड दैट टैबू कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, कहीं ये ओपन आउट ना हो जाए, एंड देन इवेंचुअली शी वेंट इन फॉर IVF एंड यस शी हैज अ बेबी, यू नो। सो दैट इज एक्चुअली द रिवॉर्ड फ्रॉम, वो एक स्टेप लेना जरूरी है। आई थिंक एक मेडिकल डॉक्टर, एक कंसल्टेंट, एक एक्सपर्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, राइट। सो मैम जब हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रही थी कि करंटली इनफर्टिलिटी इश्यूज 10 साल पहले के कंपैरिजन में अब बहुत अवेयरनेस आई है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी इश्यूज। सो क्या मैम वो शिफ्ट हुआ है टू एक्सेप्ट कि फर्टिलिटी इश्यूज सिर्फ विमेन में नहीं होते और मेन में भी होते हैं, और इज इट बोथ who sometimes have some issues? Actually, एक समय था जब तक ये माना जाता था कि इनफर्टिलिटी निसंतानता का प्रॉब्लम है वो सिर्फ फीमेल की वजह से है, जबकि सभी जानते हैं लोग, लेकिन इसके ऊपर खुल के डिस्कस नहीं करते। अभी इतना अवेयरनेस है, नाउ पीपल आर ओपन। मुझे याद पड़ता है आज से 15-20 साल पहले जब हम सीमन एनालिसिस एडवाइस करते थे हस्बैंड्स के लिए, तो वो लेडी का पूरा वर्कअप हो जाता था, पर वो एक सीमन एनालिसिस विच इज अ वेरी वेरी स्मॉल टेस्ट, माइनर टेस्ट, वो हो ही नहीं पाता था, लोग करवाते नहीं थे। लेकिन अभी वैसा नहीं है। नाउ पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट। इनफैक्ट द न्यूअर जनरेशन इज एक्चुअली वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो वो गूगल से खुद रीड करके आते हैं, राइट। करंटली हमारे डॉक्टर्स गूगल ही है। हाँ एक्चुअली, बट गूगल के डिसएडवांटेजेस बहुत एक बहुत बड़ी लिमिटेशन गूगल के साथ में जो है वो ये है कि वो बहुत जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन देता है। वो आपको इंडिविजुअल अप्रोच के साथ में नहीं डील कर सकता। कोई जनरल केस नहीं होता, एक स्पेसिफिक केस होता है, स्पेसिफिक। हाँ, और ऐसे बीइंग इनटू मेडिकल साइंस फॉर लॉन्ग इयर्स हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी पेशेंट एंड ईच एंड एवरी कपल इज एक्चुअली डिफरेंट, राइट। तो थाउजेंड्स ऑफ केसेस को देखने के बाद में भी हमको लगता है कि हर पेशेंट की, हर कपल की अपनी प्रॉब्लम है। तो ऑफ कोर्स फिर गूगल तो उसमें नहीं हेल्प कर पाएगा। तो एक्चुअली एक्सपर्ट के साथ में बैठना, बात करना, जो पूरा एक कंप्लीट हिस्ट्री होता है वो देना, देन इवैल्यूएशन एंड देन उसका ट्रीटमेंट, ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हस्बैंड में है, कई बार वाइफ में है। जनरली मैं जहाँ तक बात करती हूँ, दो चीज़ें हैं अर्चना। एक, मैं कभी भी इनफर्टिलिटी वर्ड यूज नहीं करती। इनफर्टिलिटी इज वेरी डिसहार्टनिंग टर्म, वेरी डेरोगेटिव वर्ड, एंड यू कैन नॉट पुट अ लेबल ऑफ इनफर्टिलिटी फॉर द होल लाइफ टाइम की, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि एक कपल पेरेंट तो बन सकता है। देयर आर मेनी ऑप्शंस। सो आई लेबल कर सकते हो, सेरोगेसी, IVF, there are lot बहुत options. तो मैं उनको सब फर्टिलिटी नाम देती हूँ। It is actually the fertility below a normal level, which could be improved by many treatment options, right? Secondly, infertility is not a problem of a woman, it's a problem of a couple. एक्चुअली कपल ही सफ़र करता है। एंड अभी की जनरेशन में इतनी अवेयरनेस है कि वो उस फैक्टर के साथ में, उस फील के साथ में हमारे पास में आते हैं कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द कपल। राइट। सो मैम जब हम सब फर्टिलिटी इश्यूज की बात करते हैं तो इज एज अ वेरी बिग फैक्टर इन दिस, बिकॉज अब एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड लेट एंड प्रेगनेंसीज आर लेट। ऑफ कोर्स यस, ये बहुत कॉमन सीन था आज से कुछ सालों पहले तक वेस्टर्न वर्ल्ड में, वही चीज़ अब इंडिया में भी आ गई है। बिकॉज लेट मैरिजेस है नंबर 1, सेकंड पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंसेप्शन है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज नाउ फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे आर वर्किंग। सो मैं हमेशा उनको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि कभी भी आपको लाइफ में मेडिकल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ या आपके प्रोफेशनल इश्यूज़,
वो आप 1 by 1 सीरीज में नहीं कर सकते. इट शुड रन पैरेलल. राइट, इट शुड रन पैरेलल. जहाँ पे आपको जो प्रायोरिटी है वैसे, बिकॉज एज इज रियली हैविंग इट्स इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी. राइट. तो जैसे जैसे, एंड इट इज नॉट ओनली द एडवांसमेंट ऑफ द फीमेल एज, इट इज एडवांसमेंट ऑफ द मेल एज. राइट, ऑब्वियसली बोथ आर गेटिंग मैरिड लेट. यस. एंड जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला, इट इज अ कपल इशू, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल इशू. आपने बहुत सो नॉट ओनली फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू एज, उसके फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हैं, साथ में लेट एज में जो कंसेप्शन है उससे जो प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है. बिकॉज एक किसी भी लेडी के फीमेल की बॉडी में एग्स जो होते हैं उसका नंबर भी फिक्स है और वो राइट फ्रॉम बर्थ होते हैं. वो राइट फ्रॉम बर्थ होते हैं. तो जैसे जैसे उसकी एजिंग हो रही है, जो हम बात करते हैं कि 30 के ऊपर 35 के ऊपर, वहाँ पे फर्टिलिटी तो अफेक्ट होती है, बट क्वालिटी ऑफ एग जो होता है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है. और 35 के बाद में वो इतना सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज होता है कि आपने नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम, अगर यस एब्सोल्युटली, है ना. तो उस तरह के केसेस जो होते हैं वो मैटरनल एज के साथ में, लेट प्रेगनेंसी के साथ में कनेक्टेड हैं. इसके लिए भी IVF का यूज है कि क्योंकि IVF में कई बार जब एग की हमको क्वालिटी ठीक नहीं लगती तो फिर हमारे पास में डोनर एग का ऑप्शन जो होता है, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन दीज पर्टिकुलर केसेस. राइट. सो मैम, एक्चुअली जो मैं अपनी फ्रेंड का एग्जांपल आपको बता रही थी, मुझे एक टाइम के बाद लगा था, बिकॉज वंस व्हेन दे हैड अप्रोच्ड द डॉक्टर, उसके बाद, उससे पहले तो मुझे लगा था वो बड़े लेड बैक थे अबाउट प्रेगनेंसी, दे वर डूइंग एवरीथिंग बट नथिंग वाज वर्किंग. बट द मिनट दे मेट द डॉक्टर, मुझे ऐसा लगा उसके बाद आई थिंक वो इम्पेशेंट हो रहे थे, और उनमें एक था कि नहीं, अब तो हम डॉक्टर को भी मिल चुके, फिर क्यों नहीं हो रहा. एंड आई एम श्योर ये शायद आपके पेशेंट्स के साथ भी आप देखते होंगे, अ लेवल ऑफ इम्पेशेंस बहुत ज्यादा आ जाती है. डज दैट अफेक्ट, वो भी तो एक तरीके का स्ट्रेस है एक्चुअली, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है. सो जहाँ पर वो एक बार डॉक्टर से मिलके या इन्वेस्टिगेशन करके या उनको खुद को एक सेल्फ अवेयरनेस उस तरफ आ गया, उसके बाद में उनका वो मीटर स्टार्ट हो जाता है, इतने महीने हो गए, इतने महीने हो गए. तो जनरली पेशेंट को मैं यही एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप आए, आपका थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या मिनिमम मेडिकल ट्रीटमेंट भी जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके 3 से 6 महीने आप अपनी ज़िंदगी के अलग करके छोड़ दें. और आप बस वो छोटा सा ट्रीटमेंट फॉलो करते रहें. आपकी लाइफस्टाइल में जैसे आपको बताया वो चेंजेस अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो वो करते रहें, और 3 से 6 महीना छोड़ दें. अगर आप उस गिनती में, उस काउंटिंग में अगर आप फंसे रहे कि अब इतने दिन है, अब इतने दिन है, फिर अगेन वापस आपका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया, तो वो एक विशियस साइकिल है. उस स्ट्रेस में आप जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से अगेन इनफर्टिलिटी, सो इट इज अ विशियस साइकिल जिसमें आप स्टक हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. सो मैम, आपका ये कहना है कि अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए तो हमारे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो इन फॉर मेडिकेशन. एंड लेप्रोस्कोपी is one of the wonderful ways to go in for थोड़े severe hormonal imbalance cases. हाँ, there are different indications, Archana. As we were talking about, medical science is vast. Is vast. Sometime the first line of treatment would be lifestyle modification. अगर हम PCO जैसी कंडीशन की बात करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, वेट रिडक्शन, वहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है. लेकिन अगर हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स की बात करें, जहाँ फेलोपियन ट्यूब्स के इश्यूज हैं, एंडोमेट्रोसिस नाम से जैसे एक प्रॉब्लम होती है, चॉकलेट सिस्ट जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, अगर उस तरह की मेडिकल कंडीशंस की हम बात करें तो वहाँ पर लाइफस्टाइल का, डाइट का, किसी चीज़ का कोई रोल नहीं है. तो फिर या तो मेडिकल ट्रीटमेंट, और फिर इन्वेस्टिगेशन वर्कअप करके ये भी देखा जाता है कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कितना है, अभी कितने साल और उसके पास में, जहाँ पर हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट के साथ में छोड़ सकते हैं, थोड़ा टाइम ट्राई कर सकते हैं, या फिर हमको कुछ फटाफट से डिसीजन देना है. बिकॉज AMH नाम से एक ओवेरियन रिजर्व के लिए एक इंडिकेटर होता है. इट्स अ कॉमन टेस्ट विच इज डन फॉर फर्टिलिटी इश्यूज. तो इससे ये पता चलता है कि लेडी की बॉडी में अभी ओवेरियन रिजर्व कितना है. और वो काफी केसेस में आजकल कॉम्प्रोमाइज देखा जाता है, एंड इट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड विद मेडिकेशंस, बल्कि एज के साथ में वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होगा. तो अगर हमको पता है कि AMH कम है, पेशेंट का एज हो सकता है कि सिर्फ 30 हो, 32 हो, लेकिन अगर AMH कॉम्प्रोमाइज है तो फिर आप बहुत ज़्यादा समय जो है उसमें आप वेस्ट नहीं करते हो बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट के लिए. क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ सोशल इश्यूज भी हैं, लोग मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा
बहुत सारे ऐसे रिलीजियस चीज़ें भी हैं जिनको फॉलो करने में एक्चुअली बहुत साल निकाल देते हैं, उसको जल्दी फॉलो कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो सब करना चाहिए, आस्था अपनी जगह पर है, वो होना चाहिए, वो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोसिस बैलेंस रखना चाहिए। राइट, एंड इट शुड बी क्यूमुलेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट। राइट। सो मैम, जहाँ तक आपके हॉस्पिटल की बात है, स्पर्श वुमेन्स हॉस्पिटल, द हीलिंग टच, आई रियली लाइक दैट नेम, व्हिच इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लैप्रोस्कोपी, IVF एंड फर्टिलिटी। सो मैम, मैं जानना चाह रही थी कि आप किस तरीके की मशीन्स, आई थिंक आपका हॉस्पिटल इज अमंग द टॉप फ्यू इन द सिटी एंड मे बी सदर्न राजस्थान, which has some very excellent machines for all these things. So I would like to know a little about that. Right. It's now, this is a era of machines. We all know an era of machines and technology. So हम अगर machines के ऊपर, अगर हम उनके advancement पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो फिर हमारी स्किल जो है, जो मैन स्किल जो है, वो एक्चुअली इनकम्प्लीट रह जाती है। तो उस चीज़ पे मेरा बहुत, मुझे लगता है कि अगर जो कहते हैं ना कि अगर आप लड़ने के लिए जा रहे हो बॉर्डर पे तो आपके पास में आर्मरी चाहिए, तो इट इज़ द सेम थिंग फॉर अ सर्जरी। सो दैट्स व्हाई लैप्रोस्कोपी इज़ अ एडवांस सर्जरी एंड वी आर हैविंग द बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड मशीन पार्ट इन लैप्रोस्कोपी। इंटरनेशनली जो बेस्ट कंपनी है कार्ल स्टॉस, उसका पूरा OT सेटअप है हमारा, इंक्लूडिंग द होल कैमरा सिस्टम, बिकॉज इसमें सब कुछ जो है वो कैमरा सिस्टम विजन पे डिपेंड करता है। द बेस्ट पार्ट इज हम एक ओपन सर्जरी में जो एक व्यू देखते हैं उसका हमको 30 to 40 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू मिलता है स्क्रीन के ऊपर। सो द थिंग इज अगेन, जो हमने पहले बात की कि बहुत माइक्रो सर्जरी है, फाइन सर्जरी है, टिश्यू लेवल पे डैमेज कम होता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द बेस्ट कैमरा सिस्टम, राइट। एंड वी आर हैविंग द मॉर्सिलेटर एज वेल। मॉर्सिलेटर इज अ थिंग जो मैंने आपको बताया कि उसको जो चिप्स करने के लिए, जो बड़े टिश्यूज है, नहीं तो आप उसको रिट्रीव कैसे करेंगे, बॉडी से निकालेंगे कहाँ, तो वो तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट लैप्रोस्कोप, हिस्ट्रोस्कोप। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IVF एंड ART, तो अगेन द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कृत्रिम गर्भाधान हम इसको बोलते हैं। जो चीज़ एक लेडी के बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर हो रही है, वो पूरा एनवायरनमेंट हमको बाहर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको जो आपकी हैंड स्किल्स हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपकी मशीन्स परफेक्ट होनी चाहिए, और जो लैब का एनवायरनमेंट है इट शुड बी परफेक्ट। मतलब इवन जो pH है, टेम्परेचर है, गैसेस से जो आप पूरा एक सिस्टम अंदर क्रिएट कर रहे हैं इंक्यूबेटर्स में, जहाँ पर अल्टीमेटली एम्ब्रियो ग्रो करता है, हम कल्चर करवाते हैं एम्ब्रियो को, that should be perfect. So we are having that best of the microscopes in the world. Then benchtop incubator, जिसमें हम एम्ब्रियो को 5 दिन तक ग्रो करवा के ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। उस पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे फिर हम उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर देते हैं। तो जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फीटस एंड द प्रेगनेंसी सक्सेस रेट would be much better. This is very high. So some of the excellent machines मैम आपके पास है, and obviously your expertise, your knowledge adds value to the machine. And it is a teamwork. I am having all the a good skilled person in my team. Embryologist का उतना ही रोल है जो कि अंदर एम्ब्रियो कल्चर करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, देन एनेस्थेटिस्ट जो हर प्रोसीजर में हमारे साथ में होते हैं। सो इट्स बेसिकली अ टीम, इट्स बेसिकली अ टीम। सो मैम, जब आपने आपके IVF सेंटर के बारे में बताया एंड सम ऑफ द बेस्ट मशीन्स यू हैव, मैं कुछ IVF के बारे में अगर आप मुझे कुछ मतलब, अभी तो हमें पता है, अवेयरनेस है, बट देयर स्टिल एक सेगमेंट है जो IVF से अभी भी डर रहा है या सोचता है नहीं अभी नहीं करेंगे, वो लास्ट स्टेज होगा, जो ऐसा नहीं है। So, कुछ आप मुझे IVF के बारे में बता सके? देखिए, IVF की जो बेसिक जो प्रक्रिया जो होती है वो बड़ी सिंपल सी है। हम एक लेडी की बॉडी में जो नॉर्मली 1 या 2 अंडे एग्स जो बनते हैं, उस प्रोसेस को ना करके और हम उसमें मल्टीपल एग्स डेवलप करवाते हैं। जैसे कम से कम 10, 12, 15 इतने एग्स जो हैं वो हम इंजेक्शंस के जरिए वो करवाते हैं। फिर जिस दिन वो एग्स रेडी होते हैं उस दिन हम उनको ओवम पिकअप एक प्रोसीजर होता है, उसके जरिए, उसमें भी पेट पर कोई स्टिच नहीं आता, हाँ, लेकिन क्योंकि वो एनेस्थीसिया के अंडर में होता है, एक छोटा मिनिमम सर्जरी हम उसमें करते हैं। वो विजाइनल रूट से हम सोनोग्राफी के जरिए एक नीडल अंदर ले जाएंगे और वो ओवम जो है, एग जो है, वो उसको पिकअप करके ले आएंगे। फिर उसको हस्बैंड्स सीमन और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंडीशन उसमें सीमन के साथ में मिक्स करके उसको एम्ब्रियोलॉजी लैब में जो है वो फर्टिलाइज करवाया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर में हम जो करते हैं उस प्रोसेस को हम बेसिकली IVF ICSI बोलते हैं। ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी डायरेक्टली अंडर विजन हमने एक सेल है एग, उसके अंदर उस स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। सो एवरीथिंग इज अंडर विजन एंड वी आर चूजिंग द बेस्ट ऑफ द स्पर्म्स, राइट। सो इस तरह से ये जो एम्ब्रियो बना, फिर इसको इंक्यूबेटर्स में कल्चर किया जाता है,
3 days, 5 days अकॉर्डिंग टू ग्रोथ. 3, 5, 7 वो आई थिंक जनरली मैक्सिमम इज द 5 days जहाँ पे हमने बात की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है. और फिर इसको या तो सेम साइकिल में या जैसा मैं प्रेफर करती हूँ जो अभी करंट सिनेरियो है, नेक्स्ट साइकिल में हम पहले इसको अभी फ्रीज कर देते हैं, नेक्स्ट साइकिल में हम पूरा लेडी के यूट्रस पे फोकस करते हैं. अभी हमारा फोकस ओवरीज पे था, हमने एग्स डेवलप करवाया. इन द नेक्स्ट साइकिल आवर होल फोकस वुड बी ऑन यूट्रस. तो वो यूट्रस का एनवायरनमेंट जहाँ अल्टीमेटली 9 months के लिए प्रेगनेंसी आनी है, उसको बेस्ट क्रिएट करके और फिर ये एम्ब्रियो अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस. राइट. एंड मैम एक और रीजन है लोग आईवीएफ से, आई मीन अब अवेयरनेस है बट स्टिल एक सेगमेंट है जो डर रहा है, प्राइमरीली बिकॉज उनको लगता है इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे. सो आई वांट यू टू लेट मी नो कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, बिकॉज जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसके कोई ऐसे सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है. देखिए मेडिकल साइंस जैसा हमने बात की वास्ट है, हम आगे से आगे डिग्रीज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. जितना आपका नॉलेज प्रिसाइज होगा उतना आप उस तरह से वर्क करते हैं कि वो पेशेंट के लिए सिर्फ बेनिफिशियल हो और साइड इफेक्ट जो वो बेसिकली ना हो. अगर कहने को तो आईवीएफ के बहुत सारे, अगर उन्हीं इंजेक्शंस को कोई इररेशनल वे में यूज करेगा तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स. बट अगर आप बहुत मेथोडोलॉजिकली वर्क कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली पेशेंट को कस्टमाइज कर रहे हैं, मॉनिटरिंग आपकी बहुत प्रॉपर है, उसमें ब्लड टेस्ट हैं, आप रेगुलर बेसिस पे स्कैन्स करते हैं. मेरे पेशेंट्स की मैं बात करूं तो उसमें कॉलेज लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, जिनको मैं आईवीएफ कर चुकी हूँ. और ना सिर्फ आईवीएफ बल्कि हम उनका हेल्दी बेबी भी डिलीवर कर चुके हैं. और उन्होंने पूरा 9 months अपना वर्क किया है, कंप्लीट 9 months. वो कभी ऑफ वर्क रही नहीं. सो दैट वाज द लेवल ऑफ यू नो द सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट. जहाँ पर वो एवरीडे आते थे, अपना स्कैन करवाए थे. कॉलेज से आप मानिए कि लेडी 1 hour का ब्रेक लेके आ रही हैं, आई अपना स्कैन करवाए, इंजेक्शन लिए वापस चली गई. सो दैट वे एंड द होल प्रेगनेंसी दे वर वर्किंग. इनफैक्ट मैम ये एक मिथ है कि आई थिंक अगर आप आईवीएफ के थ्रू इफ यू कंसीव अ चाइल्ड, आपको एकदम घर पे बैठना है, यू शुडंट बी वर्किंग, जो आपने बताया कि ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बेड रेस्ट जो नहीं है, हाँ कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ऑब्स्टेट्रिक अगर ऐसे कुछ इश्यूज हैं तो ऑफ कोर्स कहीं पर कोई बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट आ सकती है. अदर एंड इनफैक्ट दे शुड बी यू नो मोर एक्टिव, बिकॉज इस तरह के हार्मोन्स और मेडिकेशंस दिए जाते हैं जहाँ पर कहीं कहीं खून को ज़्यादा गाढ़ा होने के, ब्लड को थिक होने के चांसेस होते हैं, थ्रोम्बोसिस और इस तरह की कंडीशंस हम जो बोलते हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा. सो एक्चुअली द इंडिविजुअल शुड बी मोर एक्टिव रादर यू नो जस्ट सिटिंग और resting in the bed. Right. And I think वो पास में भी ऐसा ही होता. Then women used to work a lot. That's why pregnancy sometimes were so sail smooth, you know, आसानी से हो जाती थी. Right. So मैम आपका जो हॉस्पिटल है which is obviously now very popular in the city, आपने बहुत सारे लोगों की मदद करी है. मैं ये जानना चाहूँगी कि I mean you're so soft spoken, such a I mean मुझे लगता है कि वो कोई लेडी आएगी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, वो इमीडिएटली ओपन अप कर लेगी, तो वो आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. बट फिर भी क्या आइडिया था behind this Sparsh, the healing touch, or the women's hospital that you have set up? So actually, in my opinion, every woman is a working woman, whether she is, you know, working at home or she is working outside. Exactly. So अगर वो किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से, अगर वो मेडिकल इलनेस के साथ से सफ़र्ड हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो बेड में है, तो क्या होता है ना, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है, क्योंकि वो एक सेंट्रल एक्सिस है जिसके अराउंड पूरी फैमिली चलती है. तो इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस जब मेडिकल साइंस आज ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमारे पास में है, तो वो हमको ऑफर अगर हम कर सकते हैं पेशेंट को, तो शायद इससे अच्छी और कोई बात मेरे लिए नहीं होगी. तो इसीलिए मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी प्लस फर्टिलिटी एक हमेशा से मेरा बहुत मतलब वेरी नियर टू माई हार्ट वाला सब्जेक्ट रहा है. फर्टिलिटी व्हेन अ कपल इज सफरिंग, व्हेन अ वुमन इज सफरिंग विद इनफर्टिलिटी इश्यूज, वो जिस तरह से मेरे सामने ओपन अप होती हैं, जिस तरह से एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे आर यू नो कमिंग एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो वो जो आप उस समय उनको जो काउंसलिंग देते हो, जो मोटिवेशन देते हो, और उसके बाद में जब उसका रिजल्ट मिलता है, रिवॉर्ड, that is actually the reward of the thing जो हमने इतने सालों में learn किया है. And whatever said and done, ma'am, becoming a mother is one of the most wonderful feeling. हमारे लिए वो high moment होता है. And not only for one kid, you know, अर्चना, मैं तो सारे couples जो अभी बहुत ज़्यादा working couples क्या हैं, अपने आप को बहुत busy मानते हैं actually, सभी होते हैं, सब होना भी चाहिए. लेकिन मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि the first kid is basically for parents, but the next kid, the second kid would be for the first kid, क्योंकि उनके अपने जब उनकी वो रेज होंगे तो उनके कुछ अपने इश्यूज होंगे, तो वो सारी चीज़ें लाइफ में साथ में लेके चलना होता है. इसी चीज़ को हम कैसे मेडिकल एडवांसमेंट के साथ में एक डेडिकेटेड सेंटर जो कि सिर्फ विमेन हेल्थ के आसपास में हो, ऐसे एक कंसेप्ट के साथ में आना चाहती थी मैं उदयपुर में. और उसके साथ में मुझे ये एक फील था कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में बैठा होता है, जब एक लेडी हॉस्पिटल में एडमिट है या बैठे हैं वो लोग,
तब उनको ये फील ना आए कि वो हॉस्पिटल में, दे शुड बी मेंटली एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। राइट, इट शुड नॉट कम अक्रॉस एज मुझे कोई सर्जरी करानी है, इट शुड बी लाइक इट्स जस्ट अ प्रोसेस। तो अभी करीब 1.5 years स्पर्श को, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव ऑलरेडी डन मोर देन 200 लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड अराउंड 100 IVF। तो उसमें मुझे लोगों का, पेशेंट्स का यही फीडबैक आता है कि हम आए, एडमिट हुए, कहाँ ऑपरेशन सर्जरी हो गया, कहाँ प्रोसीजर हो गया, पता ही नहीं चला। सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच माई ईयर्स ऑलवेज वांट टू hear and listen. Right. So this is all about स्पर्श। मैम, सो ऑलरेडी आपने अपने अचीवमेंट्स ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं। स्पर्श हॉस्पिटल हैज़ डन वंडरफुली वेल, बट फिर भी कुछ फ्यूचर प्लान्स तो होंगे आपके स्पर्श के लिए। आई एम श्योर कुछ आप प्लान कर रहे होंगे टू टेक इट फॉरवर्ड, कम अप विद मल्टीपल सेंटर्स। आई थिंक आप जैसे डॉक्टर्स शुड बी एवरीवेयर हु आर सो कंफर्टिंग एंड येट सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर पेशेंट्स। आई वांट टू नो स्पर्श के लिए क्या प्लान्स है आपके? मैं ऐसा स्पर्श की तो बात अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं प्लान किया अर्चना, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि बिकॉज मेडिकल साइंस इज कंटिन्यूसली इमर्जिंग, एडवांसिंग, तो वो जो सारी चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो हम टाइम टू टाइम क्योंकि हम कंटिन्यूसली एवोल्यूशन फेज में होते हैं, तो वो चीज़ें हम कंटिन्यूसली हमारे साथ में एड ऑन करते चलें और वो पेशेंट को हम सर्विस की तरह से देते चलें। तो वही एक्चुअली मेरा है। जितने पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं वो सेटिस्फाइड होके जाने चाहिए। दैट इज़ माई बेसिक एम। मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल मैनर में सोच ही नहीं पाती हूँ कि हमने सेंटर्स बनाने हैं, चेन बनानी है। आई डोंट नो, एंड अगैन इट इज़ अ टीम वर्क, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टीम एफर्ट। तो जैसे जैसे अब हम चले हैं तो साथ में जैसे जैसे लोग ऐड होते जा रहे हैं, अभी हमारे साथ में टीम में फुल टाइम गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, विजिटिंग कंसल्टेंट्स भी हैं, नर्सिंग अगैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे हमारी टीम एक्सपैंड कर रही है वैसे वैसे बाय गॉड्स ग्रेस अगर हम और जितना ज़्यादा पब्लिक को, जितना हम पेशेंट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, सर्व कर पाते हैं, उतना मेरे लिए अच्छा है। राइट मैम, इट वाज इंडीड अ वेरी इन्फॉर्मेटिव येट वेरी कंफर्टिंग कॉन्वर्सेशन विद यू। आई थिंक मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी फॉर रिगार्डिंग फर्टिलिटी, IVF एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेप्रोस्कोपी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई एम श्योर जो आपका वीडियो देखेंगे वो भी बहुत कुछ जो उनके मिथ्स है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। तो थैंक यू। श्योरली अर्चना। और वही लेप्रोस्कोपी की जहाँ तक आपने बात की कि आपको इसके बारे में जैसे ज़्यादा नहीं पता था, पब्लिक को अभी पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे दूरबीन पद्धति, दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशन, छोटा चीरा, इस तरह की चीज़ों से, इनफैक्ट द विलेजर्स, द फार्मर्स, दे आर ऑल्सो कमिंग टू मी नाउ विद दिस थिंग कि हम तो मैडम ज़्यादा टाइम का ब्रेक नहीं ले सकते, वहाँ पे लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, फार्मिंग वर्क करना है, घर में गाय और ये लोग रखते हैं तो उनको देखना है, तो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनको लगता है मैडम कोई ऐसा फटाफट वो दूरबीन वाला ऑपरेशन करके हमको ठीक कर दो जिससे हम बैक टू वर्क फटाफट आ जाए। सो अवेयरनेस इज it's increasing and I'm always there। मुझे लगता है जहाँ पर मैं इस तरह के इंटरेक्शंस कर सकूँ, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता सकूँ। So this is my pleasure। Thank you once again ma'am, wonderful talking to you। Thank you अर्चना, thank you। तो आज हमारी बातचीत हुई डॉक्टर मोनिका शर्मा से, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके के फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं और उनके ट्रीटमेंट्स क्या है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए उदयपुर कलर्स पे, जहाँ पे हम ऐसे ही एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं इन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पर।